Hello guys, welcome to Kausal IAS and to the program News Deconstructed, where we discuss an important day of the news which has relevance in all the 3 stages of the exam. So आज जो न्यूज़ था वो था नक्सलिज्म। हुआ क्या है, क्या न्यूज़ में है? वो न्यूज़ में ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि 2024 में जब से नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा जो नक्सलाइट्स को एलिमिनेट किया गया है वो 2024 में, ठीक है। तो इस वजह से वो न्यूज़ में आया। तो हम आज ये डिस्कस करें कि नक्सलिज्म क्या है और कैसे इसका ओरिजिन हुआ, प्रॉब्लम क्या क्या हैं, इशूज़ क्या क्या आते हैं, क्यों ओरिजिन हुआ, क्या स्टेप लिया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। GS 3 में जो आपका पेपर है उसमें एक पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे ये नक्सलिज्म या फिर टेररिज्म ये सब पे सवाल आता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उस पर बहुत बार सवाल आता है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं फिर, है ना। पहला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है? 30 नक्सलाइट्स, उनको क्या किया है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है वहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट, है ना, टैली ऑफ माओइस्ट कैजुअलिटीज़ इन एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड हाईएस्ट टैली है जहाँ पे हमने लेफ्ट विंग या फिर माओइस्ट जो नक्सलाइट्स हैं उनको हमने एलिमिनेट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म हम सुन रहे हैं माओइस्ट या फिर इसको बुलाते हैं माओइज्म, ठीक है। देखो ये माओइज्म या फिर माओइस्ट जो है ना, ये आउटसाइड इंडिया बोला जाता है, आउटसाइड इंडिया। यही माओइज्म को जब हम इंडिया में बोलते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं नक्सलिज्म, ठीक है। इतना डिफरेंस है, सिमिलर ही चीज़ें हैं, चाहे वो नक्सलिज्म बोला जाए या माओइज्म बोला जाए, बस आप ये ध्यान रखिएगा हम इंडिया में माओइज्म को नक्सलिज्म करके बुलाते हैं, ठीक है। क्यों बुलाते हैं, क्या होता है, देखिए हुआ क्या था। ये जो नक्सलिज्म, एक वेस्ट बंगाल में एक इलाका है जिसका नाम है नक्सलबारी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक ज़मींदार थे, ठीक है। तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा ऑपरेस करते थे पेजेंट्स को, फार्मर्स को, है ना। तो ये वो जो नक्सलबारी जो एरिया है वहाँ के जो फार्मर्स ने क्या किया, ये ज़मींदार के अगेंस्ट में उन्होंने आर्म उठाए, यानी हथियार उठाए और उनको मार डाला, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इसका बिगिनिंग हुआ नक्सलबारी में, तो इसी वजह से यहाँ से इसको नाम मिलता है नक्सलिज्म, और जो फॉलो करते हैं उनको बुलाते हैं नक्सलाइट्स, ठीक है। तो ऐसा हमने फिर हम क्या देखेंगे इंडिया में, ऐसा करके जो माओइज्म है, माओइज्म है, इसको एक नया नाम मिलेगा, दैट इज़ नक्सलिज्म। फिर ये नक्सलिज्म क्या करेगा, जो माओ की जो पॉलिसीज थी, ये माओइज्म फिर कहाँ से आया, ये एक नाम आता है चाइना में। जब चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था तो चाइना में जो पार्टी वो रिवॉल्यूशन लाई थी वो थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट, COMMU, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके जो फाउंडर हुए उनका नाम था माओ जेडोंग। इन्होंने ये पार्टी को फाउंड किया, ठीक है, जो कि तकरीबन मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट पॉलिसी के जो फाउंडेशन है उस पर आधारित था। बट माओ जेडोंग ने इस पर एक चीज़ ये ऐड किया कि आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। एक चेंज जो उन्होंने लाया वो है आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो पहले उसको देखते हैं कि माओ जेडोंग का क्या रहा उनका हिस्ट्री, और कैसे फिर ये जो माओइज्म कैसे उन्होंने उसको ईजाद किया थ्रू चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। देखो क्या होगा कि माओ जो थे वो एक फार्मर के बेटे थे, ठीक है। और जैसे हम कॉलोनी थे वैसे चाइना भी कॉलोनी था। माओ जब पेजेंट के बेटे थे, और माओ जब रेवेन्यू कलेक्ट करने उनके वहाँ पे जो मनी लेंडर आते थे उनके पास, उनके पापा को उन्होंने बहुत बार क्या हुआ है, उन्होंने देखा था कि कैसे ऑपरेशन ज़मींदार, उनके चाइना के ज़मींदार और मनी लेंडर्स करते थे, है ना। बाद में माओ ने क्या किया, कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा पढ़ाई किया, और फिर जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने माओइज्म का जो आइडिया है उसको उन्होंने रखा। क्या बोलता है माओइज्म, देखिए माओइज्म ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है इट इज़ द डिवाइस फॉर एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ द डिवाइस फॉर एक्सप्लॉयटेशन। और गवर्नमेंट ओनली क्या करता है, ओनली फेवर्स अपर क्लास,
और हम क्या करेंगे, हमें गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है बाय यूजिंग आर्म्स। तो उसके चलते गुरिल्ला वारफेयर है ना, छिप के लड़ाई करना, जंगल में छिप जाना, ये सब पैदा हुआ। हम सिमिलर चीज़ इंडिया में क्या देखते हैं, नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स या फिर नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी वही हैं। जैसे ये पेजेंट के बेटे थे, सिमिलरली जो नक्सलाइट जनरली जो होते हैं वो जनरली सोशियो इकोनॉमिक, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ही पुअर होता है या फिर डिप्राइव्ड क्लासेस होते हैं, वही जनरली इनके आइडियोलॉजीज के साथ में मेल खाता है। क्योंकि उन्होंने जो बोला कि गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट है, स्टेट जो है वो हमेशा से क्या करता है, ओनली फेवर करता है अपर क्लास को, रिच लोगों को ओनली फेवर करता है, और पेजेंट्स को हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात किया कि हम आर्म्स उठाएंगे और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे। और सिमिलर चीज़ें, यही आइडियाज़ हम देखते हैं नक्सलिज्म, जो कि इंडिया में माओइज्म का ही अलग रूप है, वो चलता है। ठीक है, देखते हैं हम क्या आइडियोलॉजीज इंडिया में चलते हैं। उसके बाद पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव एंड उनका एम क्या रहता है। देखिए, हमने वहाँ पे बोला था, वो मानते हैं कि स्टेट इज़ द एनिमी, स्टेट इज़ द एनिमी। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए वो हमेशा कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्म्स उठा के। तो पहला क्या है, कैप्चर स्टेट पावर, यानी जैसे नीचे लिखा हुआ है, टारगेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स, प्लान एसेसिनेशन प्लान करना, जो पॉपुलर जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, इलेक्शन ना होने देना, इलेक्शन में बैरियर पैदा करना, ठीक है, किडनैप करना, थ्रेट, लाइव थ्रेट देना, ठीक है, हाँ, कहीं कहीं पे ब्लास्ट करवाना, आर्म्ड अटैक, ये सब वो करते हैं। उनका मेन एम क्या है कि वो जो एरिया है जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने मत दीजिए। ठीक है, ये उनका एम है कि वहाँ पे आप क्या करोगे, कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं दोगे। और जब आप ये इलेक्शन वगैरह नहीं होने दोगे तो वहाँ पे गवर्नेंस बहुत वीक होगा, और जब गवर्नेंस वीक होगा तो आप क्या करोगे, ऑपरेट पैरेलल गवर्नमेंट, है ना। आप क्या करते हैं जनरली ये लोग, देखिए ये जो एरिया है, अभी हम आगे जाके मैप में देखेंगे, वो एरियाज अभी हम बात कर रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिकली क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होते हैं या फिर लैग कर रहे होते हैं पीछे। तो वो क्या करते हैं ना, अपना जो स्पीच है या फिर जो लोगों को जब वो रेडिकलाइज करते हैं तो वो प्रोजेक्ट करते हैं कि स्टेट जानबूझ के उनके साथ यही कर रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को बचाने आए हैं, तो खुद को एज ए हीरो वो प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट दिस स्टेट। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ऑलरेडी तो सेंटर में, स्टेट में गवर्नमेंट हमारे हैं, बट वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये हमारा गवर्नमेंट नहीं है, वो खुद में अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेंगे, खुद में अपना डिफेंस मिनिस्टर चूज़ करेंगे, खुद के ऑफिसर्स चूज़ करेंगे, खुद का कैबिनेट चूज़ करेंगे, और वो एरिया को वो ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पहला क्या है, स्टेट का जो पावर है उसको कैप्चर करना रहता है। सेकंड है, टारगेट क्या रहता है, गवर्नमेंट और उसके बाकी जो ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम उनका बैरियर लाना वायलेंस के थ्रू। और लास्ट है, ऑपरेट पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे आप अगर देखेंगे तो ये जो अफेक्टेड एरिया है ना, वो खास करके ये देखिए, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, हम इसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेड कॉरिडोर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि माओ, जो अभी हम बात कर रहे थे, माओ जेडोंग, इन्होंने जब सिमिलर आर्म रिवोल्ट करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपने आर्मी का नाम रेड आर्मी रखा था। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं आइडियोलॉजीज पर नक्सलिज्म चलता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। ठीक है, कलर के हिसाब से जो ज़्यादा रेड है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, फिर थोड़ा ऑरेंज है वो थोड़ा कम है, फिर येलो है, फिर वाइट है। तो इस तरह से वो क्या होता है, ये हम देख रहे हैं रेड कॉरिडोर करके वो हमें दिखता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आप देख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, देन ये जो इलाके हैं जनरली वो क्या होते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वहाँ पे वो फैला हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके क्या होते हैं, ये रेड कॉरिडोर्स में आते हैं, यानी जो कि नक्सलिज्म से प्रभावित हैं। ठीक है, ओके।
और क्या किया जाता है, जो नक्सलिज्म से जो एरियाज मतलब ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, वहाँ पे आर्मी में अगर किसी को जाना होता है तो हम देखते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन का कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट उनके लिए लेके आती है। ठीक है, खैर उस पर कभी और बात करेंगे कि नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया पे क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी पॉलिसी प्लान कर रही है कुछ। तो हम पहले देखते हैं कि कॉजेस क्या है, ये नक्सलिज्म पैदा क्यों हुआ। हमने ओरिजिन देखा है बट हम कॉजेस नहीं देखे हैं अभी तक, कॉजेस ऑफ नक्सलिज्म। देखो, प्रॉब्ली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ हमने ये बात किया कि एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, किसके थ्रू, ये जो मनी लेंडर्स होते हैं या फिर जो आपके ज़मींदार होते हैं, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। और सेकंड चीज़ है कास्ट फैक्टर भी एक होता है। कास्ट फैक्टर जनरली ये जो जहाँ से वो आ रहे हैं जो नक्सलिस्ट, वो जनरली ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड इलाके होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को पहुँचने में देरी होता है या गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस पहुँच नहीं पाया है। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन होते हैं वो जनरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते हैं। तो इनके अगेंस्ट में क्या होता है, अपर क्लास जो लोग हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के चलते भी एक होता है। थर्ड थिंग, अगर ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे कभी पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक पोवर्टी हो गया, हंगर, ठीक है, मोर्टेलिटी, या फिर हम हेल्थ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मोर्टेलिटी बोथ चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी है ना, ईजी जो इराडिकेबल डिजीजेस हैं वो भी स्प्रेड होते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात कर सकते हैं रोड। ठीक है, मामूली काम जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए या फिर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए भी लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस वगैरह वो नहीं होते, है ना। फिर एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि जो आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी एक रीज़न माना जाता है। क्यों? ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो ओनली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड नॉर्थ इंडिया, है ना, खास करके नॉर्थ इंडियन बेल्ट पे, वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो वो लोगों का क्या हुआ, इकोनॉमी में वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए, जबकि ये जो बिछड़े हुए इलाके थे इनका और पॉवर्टी की तरफ ज़्यादा मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हम मान सकते हैं। इसके अलावा इनके पास क्योंकि एजुकेशन अच्छा नहीं होता तो इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छा नहीं होता। जब ये सब प्रॉब्लम होता है तो उनको लगता है कि स्टेट हमारे साथ क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और जो ये स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है करके उनको लगता है उसी का फ़ायदा ये जो नक्सलिज्म जो फैलाने का कोशिश करते हैं वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि खुद को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम तुम्हें एजुकेशन देंगे एट्सेट्रा। और फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट करके बड़े बड़े लोगों तक सबको ये नक्सलिज्म में मिलाने लगते हैं। ओके, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट फैक्टर ये है पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। देखिए, पॉलिटिकल फैक्टर में वही है कि वीक गवर्नेंस। ठीक है, अभी हमने बात किया कि वो इलाके जो हैं वो बहुत ही दूर हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, रोड नहीं है ना, वोटिंग करने का कोई मैकेनिज्म वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे कभी भी गवर्नेंस वीक नहीं होता। और गवर्नेंस वीक हुआ मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे नहीं है। और इन्हीं एरिया पे ही जो नक्सलिस्ट हैं वो ट्राई करते हैं कि हम इन्हीं एरिया पे अपना बेस बनाएं। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा नहीं है, हिली इलाका या फिर कोई दूर दराज के इलाके, है ना, इनसाइड फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है, उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर में सेकंड चीज़ होगा जो हम लॉज लेके आते हैं ना, लॉज एंड डेवलपमेंट जो हम करवाते हैं, लॉज एंड डेवलपमेंट जो हम करवाते हैं उसके चक्कर में होता है। लॉज जैसे कि हम फॉरेस्ट लॉज के बारे में बात करते हैं, फॉरेस्ट लॉज। ठीक है, फॉरेस्ट लॉज की वजह से क्या हुआ, हमने नेशनल पार्क्स बनाए, ठीक है, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, मतलब उनको उनके घर से उठा के कहीं दूर उनको लिया जाता है। और डिस्प्लेस किया जाना प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्लेस के बाद जो रिहेबिलिटेशन उनका होना चाहिए वो रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। अगर 100 लोग डिस्प्लेस होते हैं तो 20 लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी मिलता है रिहेबिलिटेशन का, बहुत लोगों को घर नहीं मिलता, बहुत लोगों को ज़मीन नहीं मिलता, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो उनका गुस्सा ऑलरेडी गवर्नमेंट पर रहता ही है। ठीक है ना,
तो ये एक फैक्टर हुआ। डेवलपिंग फैक्टर्स लाइक किसी कहीं पे अगर रोड बनाना है, कहीं पे अगर डैम बनाना है, खासकर डैम की वजह से तो बहुत लोग डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर कोई दूसरा रेलवे लाइंस लेना है या कुछ और गवर्नमेंट को डेवलप करवाना है, तो क्या होता है, बहुत से लोगों को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, और ये पसंद नहीं आता वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको, तो उनका गुस्सा हमेशा से किस पे रहता है, गवर्नमेंट पे रहता है, ठीक है। और वो जब आपके ये जो नक्सलाइट्स जब प्रीच करने आते हैं कि आप नक्सलिज्म को ज्वाइन कीजिए, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको उकसाने के लिए, और फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक और फैक्टर है यहाँ पे जो कि है फॉलो अप गवर्नमेंट, ठीक है। फॉलो अप गवर्नमेंट क्या मतलब है इसका, देखिए मान लेते हैं कि ये जो इलाका है, ये इलाका पे अभी नक्सलिज्म था और पुलिस ने और आर्मी ने हमारे मिलके क्या किया, उन्होंने यहाँ से हटा दिया। जब हटा दिया तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे गवर्नमेंट बिठाने का कोशिश करना चाहिए था इमीडिएट, बट होता क्या है, ये हो नहीं पाता है कि इमीडिएटली जैसे ही वो इलाके से इराडिकेट किया जाता है नक्सलिज्म को, एक नया गवर्नमेंट जिसको कि हम फॉलो अप गवर्नमेंट बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश करने में हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। 2 साल 3 साल हम वेट करते हैं कि अगला इलेक्शन कब आएगा, तब जाके हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। तो उनमें अगर 2-3 साल का भी गैप हो गया तो वापस से क्या होता है, नक्सलिज्म वापस से इस एरिया को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे उसके पॉलिटिकल रीजन्स हैं, ओके। अच्छा सॉरी, एक और रीज़न है जो कि है स्टेट वर्सेस सेंटर में चलता है। क्या चलता है, लॉ एंड ऑर्डर और फिर इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। सेंटर कई बार ये बोलती है स्टेट को कि आपको कंट्रोल करना है नक्सलिज्म को, स्टेट कई बार बोलता है कि सेंटर की तरफ से असिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जनरली नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स यूज़ होता है वो पुलिस होता है। कई बार ऐसा नहीं है, बीएसएफ भी यूज़ होता है, सीआरपीएफ भी यूज़ होता है, बट पुलिस को मेन ड्यूटी होता है कि उस एरिया में जो नक्सलिज्म है उसको कंट्रोल करना। तो कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में कौन इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसके चलते डिलेमा होता है, ठीक है। तो इसके चलते भी क्या होता है, नक्सलिज्म को हम इराडिकेट नहीं कर पा रहे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाँ, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, ये सारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, जैसा कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, समाधान जो कि जो सरेंडर करेंगे उनके लिए है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो बिछड़ गए हैं बोथ इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्केल पे, उनको कैसे वापस हम स्पीड अप करवा पाएँ उनका डेवलपमेंट। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अफेक्टेड हैं उनको कुछ असिस्टेंस मिले बोथ इन मॉनिटरी एंड इन मिलिट्री, वो। फिर स्कीम फॉर फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशंस होंगे उनको हमेशा 24/7 ये जो नक्सलाइट हमला है उससे बचाने के लिए कैसे वो रेडी रहें, वो ट्रेनिंग और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इसको रोक सकते हैं और कैसे ये काम हो सकता है हमारा। पहला है रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ में हम देखते हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। जनरली ये जो सरेंडर करते हैं वो कपल्स होते हैं, ठीक है। अब ये सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि इनको आगे अपने ज़िंदगी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में और उनके जो बच्चे होंगे यानी उनका जो फ्यूचर है उसको वो अच्छे से चलाना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, सरेंडर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनको जो जेल का टर्म होता है वो भी कम किया जाता है, बट क्या होता है उनको री इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते, ठीक है। देखो कोई अभी अगर उन्होंने सरेंडर किया है तो उनके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होगा आप सोच सकते हैं, है ना। और कई बार पुलिस भी क्या करती है, हरास करती है उनको कि इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लिया जाए, ठीक है। उसके चलते वो दोनों किसी के नहीं बचते। इस तरफ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो जो पहले वो जो नक्सलाइट्स थे उनके वो दुश्मन बन गए क्योंकि वो सरेंडर कर रहे हैं। इस तरह वो पुलिस भी वो कोशिश कर रहा है कि इससे इन्फॉर्मेशन निकालो, तो वो बीच में हमेशा फंस के रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम उनके साथ होता है, ठीक है। तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। री इंटीग्रेशन, अभी जब वो सरेंडर करते हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह में छप जाता है ना। तो बाद में क्या होता है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंजेंट अप्रोच अपनाती है, बहुत ही मुश्किल से उनको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। कई केसेस में ये भी हमने देखा कि मान लेते हैं ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सरेंडर किया तो उनको ज़िंदगी भर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूमना पड़ता है बहुत सालों तक, ताकि क्या हो, फाइनली उनको सब भूल जाएं और फिर वो किसी एक जगह पे बसें। इनको कोई मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिलता,
उनको कोई हेल्प नहीं मिलता कि उनको कैसे अच्छे से हम वो एक जगह पे रुक सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए कुछ नहीं दिया जाता। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे लोगों ने सरेंडर किया है, बट इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते वापस वो जाके नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास है। उसको हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि जो NGOs हैं, NGOs उनके थ्रू हम इनको रिहेबिलिटेट एंड इनका कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो सके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये वगैरह ऑर्गेनाइज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको हमारे साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन हम दे सकते हैं उनको, जैसे ओल्ड स्कूल्स होते हैं जहाँ पे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं बट जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, उस तरह का एजुकेशन, कोई स्किल, लाइफ स्किल हम उनके लिए डेवलप करवा सकते हैं। फिर कोई अगर स्टार्टअप करना चाहता है उसको कैसे इजीली लोन मिल सके, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब वगैरह हम कोशिश कर सकते हैं उनको कैसे मिले। ठीक है, आगे देखते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ सरेंडर पॉलिसी, ये तो अभी हमने बात कर लिया इसमें इंटीग्रेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है फोस्टर ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, एक तो बात हमने किया कि NGOs के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं जो आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया है। सेकेंड चीज़ ये है, वहाँ पे कोई लोकल लीडर होगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है ना, जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा दोनों तरफ से कभी भी आर्मिस्टाइज या फिर शांति समझौता कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो लोकल लीडर है उसके साथ बात करना चाहिए कि क्या चाहते हैं वो, क्या प्रॉब्लम है उनके पास, क्या उसका कोई सोल्यूशन है, क्या कोई मिडिल पाथ है। अगर है तो हमें कोशिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए, है ना। पीपल टू पीपल टाई हमें बढ़ाना चाहिए, पीपल टू पीपल टाई, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत सारी सोशल डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाएंगी। गवर्नमेंट को बजट में, जो बजट है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, ये जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और तेज़ी से हो पाए, गवर्नमेंट्स के स्कीम और अच्छे से वहाँ पे काम कर पाएँ, स्पेशली फोकस करके बजट का एक पार्ट उनके लिए सेपरेट कर देने से ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, और एरिया स्पेसिफिक अप्रोच हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एरिया में जो नक्सलाइट्स हैं उनका प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच लेना पड़ेगा, जो हम डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में देख रहे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि बजट में पैसा अलग से उनके लिए रखना एंड डेवलप करवाना। इसके अलावा कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं भूल गया, दैट इज़ इंटरनेट फैसिलिटीज़ यहाँ पे मतलब बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल आइसोलेटेड इलाके होते हैं जहाँ सेलफोन्स पे नेटवर्क ही नहीं आता। ठीक है, तो वो बात है। और जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह देना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे AI वगैरह, वो सब हम उनको वहाँ पे स्कूल्स वगैरह खोल के, स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स ऐसे खोल के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एग्रीकल्चर। देखिए, ये इलाकों में जो सबसे इजी है जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में बहुत से स्कीम्स हैं, जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्थ इंडिया में करवाया था। सिमिलरली हम क्या एवरग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते? वो एवरग्रीन रिवोल्यूशन ही है जो कि ये नक्सल रिवोल्यूशन को रोक सकता है। ठीक है, तो ये सब कोशिश हमें करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।